Good evening, welcome back to Perfection IAS. So we'll start with today's topic IMF. ठीक है, so इससे पहले WTO ऑलरेडी कर लिया है and after that IMF will do World Bank, right? So this is the new topic in series and this is very important, not only from the point of view from current affairs, but also from the point of view mains and for your deep understanding. ठीक है, इससे ये टॉपिक करने के बाद ऐसा कोई डाउट नहीं रह जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आईएमएफ कब बना था, क्यों बना था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ठीक है, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड टू मेक दिस आईएमएफ, और कैसे आईएमएफ की मदद से 90s के अंदर जो इंडिया जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे था, कैसे आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देने से मना किया था, बोला था कि ये आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वी ओनली कैन हेल्प यू. सो यू विल गेट टू नो ऑल द अंडरस्टैंडिंग्स दैट व्हाट इज एसडीआर, ठीक है, कौन कौन से लोग होते हैं जो आईएमएफ की मीटिंग में जाते हैं, क्या होता है, एसडीआर की करेंसीज क्या होती हैं, व्हाट इज बास्केट, है ना, यू विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स. सो बिफोर स्टार्टिंग विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. डेफिनेशन, आईएमएफ का डेफिनेशन क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है. सो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज, each which has representation on the IMF executive board in the proportion to its financial importance. So the most powerful countries in the global economy have the most voting power. मतलब IMF में जो members होते हैं, कहने का ये मतलब है जिसकी जितनी फाइनेंशियल पोजीशन, जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल या जिसकी जितनी जीडीपी, जिसकी मार्केट जिसका जितना बड़ा होगा, जिसकी जितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी या जिसका फाइनेंस बड़ा रहेगा, उसी हिसाब से उस कंट्री का स्टेक बढ़ जाता है आईएमएफ में वोटिंग के टाइम पे या अपनी बात रखने के टाइम पे, ठीक है. दिस इज द बेसिक आइडिया. मतलब ले मैन लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको आईएमएफ में अपनी बात मनवानी है या आप चाहते हो कि आईएमएफ में आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे या आपकी क्रेडिबिलिटी हो, तो जितने दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं या जो बड़े कंट्रीज हैं जिनकी फाइनेंस मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या बहुत अच्छा जीडीपी परफॉर्म कर रहा है, उन लोगों का स्टेक ज़्यादा होता है आईएमएफ के अंदर, ठीक है. नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ. International Monetary Fund, also known as the fund conceived by the United Nations Conference in the Bretton Woods, New Hampshire, United States in July 1944. देखो, इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई जैसे वर्ल्ड बैंक तो ऑलरेडी था, तो उसके बाद आईएमएफ की क्या जरूरत पड़ी. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ये निकल के आई कि जो कंट्री आईबीआरडी से पैसा निकालना चाहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो जब तक आईबीआरडी के मेंबर नहीं होंगे उनको आईएमएफ की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. मतलब अगर आपको आईएमएफ का मेंबर होना है तो ऑलरेडी आपको आईबीआरडी का मेंबर होना पड़ेगा. अंटिल अनलेस यू आर नॉट द मेंबर ऑफ आईबीआरडी, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ आईएमएफ, राइट. यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे उस वक्त के 44 कंट्रीज थे जो डेवलपिंग नेशन थे उस वक्त 1944 में. मतलब इंडिया का भी उस टाइम पे इंडिपेंडेंस होने वाला था 1947, ये उस वक्त की बात है कि कैसे इन लोगों ने बैठ के सब लोगों ने, क्योंकि आप देखो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इसी फेज में बनी है, वेदर इट इज वर्ल्ड बैंक, यूएनओ 1944-45 में, ठीक है. तो इन लोगों ने एक अरेंजमेंट किया कि दुनिया में कैसे फाइनेंशियल कॉपरेशन हो, कैसे गोल्ड के बदले में जो चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें. फिर ये डॉलर वॉलर जितने भी था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रिप्लेस ऑफ द गोल्ड विद यूएस डॉलर, $35 पर आउंस उस वक्त जो था वो ऑफिशियल रिजर्व की वैल्यू थी. तो मतलब पूरी दुनिया में हम कैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को जो है वो और इंक्लूसिव बना सकें, ये इट वाज द प्राइम एजेंडा बिटवीन द फॉर मेकिंग द आईएमएफ, राइट. फिर उसके बाद में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ. मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है बनाने के लिए? देखो, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि टू फोस्टर द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि दुनिया में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े. फिर उसके बाद टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, आपस में जितनी भी करेंसी है, जैसे मान लो इंडिया को ट्रेड करना है यूएस के साथ, तो डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा. चाइना के साथ ट्रेड करना है मान लो एग्जाम्पल, या रशिया के साथ ट्रेड करना है या ऑस्ट्रेलिया के, तो उनकी जो करेंसी है उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा. ये उस वक्त की बात थी. फिर अभी मैं आपको आज की बात भी, आज का कंटेक्स्ट भी बताऊंगा
कि कैसे पूरी दुनिया में डॉलर ने एक छत्र राज किया है 70 साल 75 साल, और अब हर दुनिया की कंट्री चाहती है कि हमारी करेंसी को भी जैसे डॉलर वगैरह को, मतलब एक यूनिवर्सल करेंसी है डॉलर, राइट, मतलब सिर्फ अमेरिका की करेंसी है लेकिन पूरी दुनिया जो है वो डॉलर में व्यापार करती है जब फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। तो अब कैसे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं या और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, वो अब डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, वो अपन आगे देखते हैं। फिर उसके बाद सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आईएमएफ चाहता है कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है किसी भी कंट्री की, उसको सिक्योर करे, राइट। फिर उसके बाद में फैसिलिटेट करवाए इंटरनेशनल ट्रेड को, मतलब अगर कोई दो, सपोज करो ए और बी और सी या डी कंट्री चारों आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो कैसे वो ट्रेड है वो स्मूथ बने, क्या उनके रूल्स होंगे, क्या उनके प्रोटोकॉल्स होंगे, मतलब क्या क्या चीजें होंगी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो उसको भी आईएमएफ देखता है, राइट। फिर उसके बाद है प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इनका एक एजेंडा ये भी रहता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये रिफॉर्म्स के ऊपर काम करती है। बेसिकली आईएमएफ जो है वो चाहती है कि हम उसी कंट्री को मदद करेंगे जो हम पर्टिकुलर, इनका एक चार्टर होता है कि ये रिफॉर्म्स आप करो फिर हमसे पैसा लो। इन्होंने हमारे साथ भी 90s में भी यही किया था कि आप जो है अपना एलपीजी आप दुनिया के लिए अपने फाइनेंशियल ड्रोर्स खोल दीजिए, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। कैसे इंडिया के पास 2 ही महीने का फॉरेक्स रिजर्व बच गया था, विल डिस्कस। फिर उसके बाद रिड्यूस पॉवर्टी इन अराउंड द वर्ल्ड, ऑब्वियसली अगर प्रमोट करेंगे हाई एम्प्लॉयमेंट को, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट हाई है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सारे फैक्टर्स, नॉट ओनली जीडीपी और सारे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहना चाहिए, फूड सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपके पास हाउसिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास जो है एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, वाटर भी आपके पास पोर्टेबल होना चाहिए, पीने योग्य पानी है कि नहीं है। तो ये सारे इन एजेंडाज पे ये लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद ये पॉलिसी एंड एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़, ये मतलब एडवाइस भी करते हैं, पॉलिसी भी बना के देते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो हमारी आप पॉलिसी लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर एक्सचेंज रेट होती है, उसकी स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट डज आईएमएफ डू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आईएमएफ करता क्या है, देखो आपको मैंने क्या बताया, आईएमएफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो जो फोस्टर करता है मॉनेटरी कॉपरेशन को पूरी दुनिया के अंदर, उसके अलावा क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉवर्टी नहीं हो, रिड्यूस करे पॉवर्टी को, हाई एम्प्लॉयमेंट हो, फिर फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। तो ये सब तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन आईएमएफ करता क्या है, आईएमएफ मेन एजेंडा आईएमएफ का है फर्दरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं, इंकरेजिंग द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये इंकरेज करता है एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड को। मतलब अगर कोई मान लो क्लोज्ड इकोनॉमी है या कोई क्लोज कंट्री है, वो आपस में किसी बाहर के दुनिया के साथ जो है ट्रेड नहीं कर रही है, तो ऐसी कंट्रीज को आईएमएफ मदद नहीं करता। वो हमेशा चाहता है कि आप अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक डोर्स हैं उनको आप दूसरों के लिए भी लेट देम ओपन, मतलब आप ए कंट्री के साथ भी डील करिए, बी के साथ भी कीजिए, सी के साथ भी कीजिए, वो लोग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप लोग उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए। मतलब पूरी दुनिया में ये एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, दूसरी चीज सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे इंटरनेशनल एरिना में व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। तो दिस इज द मेन एजेंडा, डिस्करेजिंग द पॉलिसीज दैट वुड हार्म द प्रोस्पेरिटी। ऑब्वियसली अगर क्लोज इकोनॉमी रहेगी तो इसका मतलब योर पॉलिसी इज डिस्करेजिंग पॉलिसी विच इज हार्मिंग द प्रोस्पेरिटी, मतलब ऐसी पॉलिसी जो प्रोस्पेरिटी को, मतलब प्रोस्पेरिटी इन द सेंस ऑफ अगर दुनिया में इकोनॉमिक फ्लरिशमेंट हो रहा है, मतलब दुनिया के अंदर अगर इनकी वजह से ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, किसी एक जैसे जिम्बाब्वे हो गया, तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो उससे आसपास की कंट्रीज़ के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अदर अफ्रीकन नेशंस में भी। तो मतलब अगर किसी भी कंट्री में इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं तो ये पॉलिसी को भी एक, दिस इज़ अ फाइनेंशियल पॉलिसी वॉचडॉग ऑल्सो। आईएमएफ वर्क एज ए फाइनेंशियल पॉलिसी वॉचडॉग। You can use this particular statement in your answer writing as well, ठीक है। To fulfill these missions, IMF member countries work collaboratively with each other member and their international bodies. IMF जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ मदद लेता है, आपस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मदद लेता है, प्लस आराम से काम करता है कोलैबोरेशन के साथ अब जो जो इनके मेंबर्स हैं।
फिर हिस्ट्री ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सो दिस इज ऑल अबाउट IMF, ठीक है। नाउ फ्री टू चूज देयर एक्सचेंज अरेंजमेंट, मीनिंग द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, मतलब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है हमेशा कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ IMF, कि कैसे दुनिया ने, आप देखो 1973 का जो ऑयल क्राइसिस था, उसके बाद इंडिया के अंदर LPG मूवमेंट आता है, फिर कोरिया के अंदर क्या हुआ, फिर जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में, कैसे इन सब में IMF ने मदद करी, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द 1973 ऑयल क्राइसिस, IMF एस्टिमेटेड दैट द फॉरेन डेबिट्स ऑफ 100 ऑयल इंपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज बाय 150%, 1973 to 1977, complicated further by worldwide shift of floating exchange rate. During 1974 to 1970, called oil facility funded by oil exporting nations, it was available to the nations suffering from acute problems with their balanced trade due to the rise of oil prices. आपको याद होगा इस टाइम पीरियड के अंदर 1970 से लेके 1970 मतलब लेट 1970s तक, मतलब 70 से लेके ये जो डिकेड था, इसके अंदर पूरी दुनिया में ऑयल क्रंच चल रहा था। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी ऑयल को लेके। तो जिन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं था, या जो कंट्रीज़ टोटली ऑयल पे डिपेंड करती थी कि भाई हमें तो बाहर से ही खरीदना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता था, तो इस टाइम पे इस क्राइसिस में IMF ने मदद की उनको पैसा देके ऑयल फैसिलिटी के नाम पे, ठीक है, ताकि उनका जो ट्रेड है वो खराब ना हो। दूसरी चीज़, क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम होगी कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइसेस बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली अदर जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी अब आप जैसे अपने घर में देख लीजिए, मतलब कोलगेट से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, AC तक लेके सब ट्रांसपोर्ट में आता है भाई, फैक्ट्रीज से बन के आता है, शोरूम के अंदर, शोरूम से आता है अपने घर में। तो ये ट्रांसपोर्ट किससे चलता है? जितना भी सिस्टम, पूरी इकोनॉमी ऑयल पे घूमती है। तो अगर ऑयल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी, और जब गुड्स एंड प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, मान लो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट नीचे आ जाएगी। तो फिर ऐसे टाइम पे इसने IMF ऑर्गेनाइजेशन ने मदद किया। फिर उसके बाद IMF वॉज one of the key organization of the international economic system. It designed allowed the system to balance rebuilding international capitalism with the maximizing of national economic sovereignty, human welfare, known as the embedded liberalism. देखो obviously IMF जो है वो उसके पीछे मेन हाथ था, इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर था ही था, खैर USA, UK, ये जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, IMF जो है कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि IMF ये समझता है, या अभी की जो दुनिया है दैट इज़ ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। अगर देखो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हुई या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हुई, ये लोग कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। कैपिटलिज्म बेसिकली है क्या? कैपिटलिज्म बेसिकली है कि आप जो है, जो आपकी ग्रोथ होगी वो ट्रेड के ऊपर होगी। मतलब आप जो है खुल के ट्रेड कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, आप जो है ऐसी पॉलिसीज लेके आइए जिससे बिजनेसमैन को भी फायदा हो, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो। मतलब बेसिकली बिजनेसमैन, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे दुनिया के अंदर व्यापार बढ़े। तो इट इज़ ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट, फैक्ट्रीज बढ़ें, ठीक है, नए नए कारखाने खुलें जिससे लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इज ऑल अबाउट कि नॉर्मली कैपिटलिस्ट को लोग एक नेगेटिव कैनोटेशन से जोड़ के देखते हैं कि इट इज़ अबाउट इंडिविजुअल्स ग्रोथ। जैसे एग्जांपल, हम इंडिया में कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? अडानी है, अंबानी है, दीज आर कैपिटलिस्ट पीपल, बट एट द सेम टाइम दे आर गिविंग जॉब्स ऑल्सो एट द सेम। सब कुछ तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर किसी ने एक फैक्ट्री खोली एग्जाम्पल, तो उस फैक्ट्री में 100 आदमी होंगे काम करने वाले जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, और 100 आदमी ऐसे भी होंगे जो इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो एक फैक्ट्री बन रही है, उससे 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रेदर देन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्पल, तो उससे तो एक फैमिली है, जैसे वो एक बंदा अर्न कर रहा है, उससे 4 लोग डिपेंडेंट है सिर्फ। तो उन 4 लोगों, जबकि एक फैक्ट्री बनती है तो उससे मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये कैपिटलिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद में IMF play a central role in helping the countries of the former Soviet bloc transition from central planning to market driven economies। जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, इन लोगों को
आईएमएफ ने बहुत मदद की थी, यूएसए ने बहुत मदद की थी। आपको मालूम होगा जब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो यूएस को ये लगा कि ये कंट्रीज़ जो है वो कहीं वापस रशिया की गोद में जाके या इनको जो है वो मार्क्सिज्म या कम्युनलिज्म ना खा जाए, तो इन लोगों को ग्रो करवाने के लिए, इनकी इकॉनमी स्टेबल हो, आईएमएफ ने बहुत सारे डॉलर इन्फ्यूज़ किया था ताकि ये कंट्रीज़ भी कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ें और वहाँ पे यूरोप के अंदर मार्केट जो है स्टेबल रहे या मतलब तंगी के हालात ना हो जाएं। तो इसलिए उस टाइम पे यूएस ने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इन्फ्यूज़ किए थे इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की ऊपर। इसीलिए आज जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, आप ये जितने भी देख रहे हो, पोलैंड वगैरह, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये आज कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, ये कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। दे आर नॉट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कितने हैं जो कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को फॉलो करते हैं? 2-4 कंट्री हैं, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको मदद की थी आईएमएफ ने। फिर उसके बाद में 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरे ईस्ट एशिया के ऊपर, फ्रॉम थाईलैंड टू इंडोनेशिया टू कोरिया एंड बियॉन्ड। तो उस टाइम के ऊपर भी बेल आउट पैकेजेस दिए थे। बेल आउट पैकेजेस मतलब हेल्पिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, डॉलर्स दिए थे कि भैया ये पकड़ो आप पैसा, अपनी इकोनॉमी को ठीक करो। तो इस तरह के जो पैकेजेस होते हैं उनको रेस्क्यू पैकेजेस या बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं। किसके लिए? ताकि आपकी करेंसी स्टेबल रहे, आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में आप रिफॉर्म लेके आ सको। फिर उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की हम बात करेंगे। आईएमएफ अंडरटुक द मेजर इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्ड मोर ग्लोबलाइज। आपको याद होगा 2008 में पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल स्लो डाउन आया गया था। बड़े बड़े दुनिया के बैंक थे, लंदन में लेमन ब्रदर्स वगैरह, ये सब डूब गए थे। यूएसए के बैंक डूब गए थे। दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा ले ऑफ हुआ था, जितने भी आईटी इंडस्ट्री थी एक बार के लिए ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम के ऊपर जब ग्लोबल इकोनॉमिक, और आप ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, पूरी दुनिया में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम पे पूरी दुनिया जो है स्लो डाउन चल रही थी और हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से, घोड़े की रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे थे। तो दैट क्रेडिट वी शुड गिव टू डॉक्टर मनमोहन सिंह कि ही वाज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट credible फाइनेंस मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसने हमारी इकोनॉमी को, देखो पूरी दुनिया में जिस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था उस वक्त इंडिया में इतने हालत ख़राब नहीं थे, ठीक है। तो इन लोगों ने, इन आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन ने उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में भी जो है दुनिया की मदद की थी, अलग अलग फ्रेमवर्क लाके, ताकि इनकी जो मतलब अलग अलग कंपनीज की रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट्स पड़ी थी, फिर उस हिसाब से उनको मदद की थी, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ? फंक्शंस क्या हैं आईएमएफ के? देखो बेसिकली आईएमएफ का फंक्शन ये है, आपको मैंने बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक ट्रेड जो हो वो क्लोज्ड ना हो, एक दूसरे की कंट्री के लिए कोई ऐसे, जैसे यूएसए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेके आता है तो उस तरह की कोई पॉलिसी ना हो, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ी रहे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, मतलब हर पैरामीटर्स में, हर सेगमेंट में ग्रोथ हो, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारे हर सेक्टर में ग्रोथ हो। दूसरी बात, फिर उसके बाद बेसिकली ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसके आधार पे? जितनी आपकी एसडीआर की वैल्यू है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगली स्लाइड में बताता हूँ कि व्हाट इज एसडीआर, ठीक है। फिर ये सर्विलेंस करता रहता है कि किधर प्रॉब्लम चल रही है, 190 कंट्रीज टोटल इसके मेंबर हैं, उन कंट्रीज में सर्विलेंस करता रहता है उनकी इकोनॉमी की कि कुछ अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है। अगर कोई रिस्क फैक्टर इनको लगता है तो ये डायरेक्टली उस कंट्री की जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसके फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इंडिया के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उन लोगों को जो है वो सूचित कर देते हैं कि भाई ये आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यू आर गोइंग टू बी इन द ट्रबल, हाईलाइट कर देते हैं पॉसिबल रिस्क को ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आईएमएफ का मेन काम क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आना किसी भी इकोनॉमी में। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म लाके, ठीक है, प्रोवाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग टू द सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, टैक्स अथॉरिटी एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। टैक्स अथॉरिटी को रिफॉर्म बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, ट्रेन करेंगे सेंट्रल बैंक्स को, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करेंगे। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द प्रिंसिपल बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आपको पता चल गया कि कैसे 1973 में आईएमएफ ने मदद की, फिर उसके बाद में ये जो ईस्ट एशिया के ऊपर क्राइसिस था 1997 में, वहाँ पे मदद की, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में मदद की 2008 में। तो इस तरह से
फिर उसके बाद फंक्शंस आपने देखे, फंक्शंस में मेन आपको आंसर में लिख सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। आईएमएफ सर्विलेंस करता है, किसका सर्विलेंस करता है? इकोनॉमीज का, ग्लोबल इकोनॉमीज का, जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनका सर्वे करता रहता है कि कोई ऐसी कंट्री किसी रिस्क फैक्टर में तो नहीं जा रही है। फिर उसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट में, तो ये आप डायरेक्टली 3 पॉइंट लिख सकते हो फंक्शंस ऑफ आईएमएफ में। पॉइंट नंबर 1 बस इतना भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज एंड इट्स मेंबर। आईएमएफ सर्विलेंस, किस चीज का सर्विलेंस? 190 मेंबर कंट्रीज का। सी कैपेसिटी डेवलपमेंट, प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग देता है सेंट्रल बैंक को, टैक्स अथॉरिटीज को और बाकी ऐसी इंस्टीट्यूशंस को जो कि उसकी फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में दिस हेल्प्स द कंट्रीज रेज पब्लिक रेवेन्यूज, मॉडर्नाइज बैंक सिस्टम, डेवलप द स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, इंप्रूव द गवर्नेंस एंड। अच्छा, पहले मैं आपको एसडीआर बताता हूं कि व्हाट इज एसडीआर। देखो एसडीआर क्या होता है? एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट इन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल reserve for the member countries. The value of SDR is based on the basket of 5 currencies. How SDR is used? SDR allocated to IMF member countries in proportion to their shares in the IMF countries and exchange SDR for the hard currencies with IMF members. कहने का ये मतलब है जैसे कुछ 5 करेंसीज होती हैं बास्केट के अंदर, कौन कौन सी? जैसे यूएस का डॉलर हो गया, फिर पाउंड हो गया, फिर चाइनीज येन हो गया, तो इस तरह से 5 करेंसी हैं इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इंडिया का एसडीआर में कितना शेयर है? 2.75% के आसपास है। मतलब आपकी जितनी टोटल जीडीपी होगी ना, आप उसका 2.75% होगा, वो यहाँ पे करेंसी सबमिट करवा दोगे। फिर उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपका, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास टोटल इंडिया की इकॉनमी जो है वो 1000 रुपये, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। अब आपने उसमें से इधर 100 रुपये जमा करा रखे हैं कि भैया ये लो आईएमएफ, हमें जब ज़रूरत होगी, ये हमारा रिजर्व एक तरह से पैसा पड़ा है, जब ज़रूरत के टाइम पे निकालेंगे। अब आपको जब ज़रूरत होगी तो इस 100 रुपये में से आप कभी भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये उसका जितना इंडिया की जीडीपी है या जितना इंडिया के पास टोटल अमाउंट है, उसका 2.75% इन्होंने एसडीआर वैल्यू में जमा करवा रखी है। अब ये जो 100 रुपये है, आप इस करेंसी के इक्विलेट करके आप उनमें उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हो डॉलर भी, कि ठीक है भैया हमारे पास 100 रुपये हैं, अब 100 रुपये का एक ही डॉलर बन रहा है तो हमें वो $1 दे दो, हमें ट्रेड करनी है। आप उसको चेंज करवा सकते हो पाउंड के अंदर भी, आप उसको येन में भी। जो इनके पास एसडीआर के अंदर जो रजिस्टर्ड करेंसीज हैं, ये उसके कंटेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझ में आया आपको कि बास्केट वैल्यू क्या है? ठीक है, बास्केट में क्या होता है? ठीक है, अब देख लो आप, डॉलर इन लोगों के पास 42% है, ये पाउंड है इन लोग के पास, येन के पास 8% है, स्टर्लिंग के पास 8% है, रूबल के पास 11% है, जो यूरोपियन करेंसी उनके 11% है। तो इस तरह से टोटल ये है। फिर उसके बाद में एसडीआर एलोकेशन कोविड-19 वैक्सीन, ये आगे अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो आपको बेसिकली मैंने एसडीआर बता दिया क्या होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज द गवर्नेंस सेटअप ऑफ आईएमएफ? गवर्नेंस सेटअप क्या होता है इनका? देखो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, इनमें 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर फॉर ईच मेंबर कंट्री। एक तो गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है ईच कंट्री का। ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट द 2 गवर्नर्स, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि इंडिया ने अपने कौन से 2 गवर्नर्स को अपॉइंट कर रखा है वहाँ, ये आप सर्च करके बताएं मुझे, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोवाइडिंग कोटाज इंक्रीज, अप्रूविंग द कोटा, किसका कोटा कितना बढ़ेगा, स्पेशल ड्राइंग राइट एलोकेशन, कौन से कंट्री के कितने जो है स्पेशल राइट्स होंगे। फिर एडमिटेंस ऑफ द न्यू मेंबर्स, अगर आईएमएफ में कोई नया मेंबर जुड़ता है। फिर कंपल्सरी विड्रॉल ऑफ मेंबर, अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल्स एग्रीमेंट बाय लॉज, अगर मान लो आईएमएफ में ही कोई अमेंडमेंट लेके आना है। तो ये सारा जो है ये इनका जो गवर्नेंस वाला सेटअप है। फिर मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ होती हैं, इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर जाता है हमारा, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर भी जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अगर नॉमिनेट करके किसी भी को एज ए गवर्नर वगैरह को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका एक बेसिकली सेटअप है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर होते हैं इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इट कंडक्टेड डेली बिजनेस ऑफ आईएमएफ एक्सरसाइज, मतलब वहाँ पे डेली मीटिंग होती है, उसके अंदर ये लोग मेंबर्स होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं डेली, डे टू डे, पूरी दुनिया की एनुअल हेल्थ, किसकी एनुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी हैज़ 24 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द पूल ऑफ 190 गवर्नर्स, मतलब दुनिया
एक एक गवर्नर भेजेगी, उनमें से 190 में से 24 को ये लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हर कंट्री एक एक गवर्नर भेजेगा, तो टोटल 190 मेंबर्स हैं, तो 190 गवर्नर्स हो गए, उनमें से ये लोग 24 लोगों की एक टीम बना के ये पूरी फंक्शनिंग करते हैं, काम करते हैं इस तरह से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर बेसिक नॉलेज कि कैसे काम होता है। दिस नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर ये दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर एक बात बताओ, किसका कोटा कितना होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि भाई किस आदमी का कोटा कितना होगा या किस आदमी की एसडीआर वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये ऐसे डिसाइड करेंगे, पे अ कोटा ऑन सब्सक्रिप्शन ऑन ज्वाइनिंग आईएमएफ, ईच मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट्स अ सर्टेन मनी। मैंने आपको बताया इंडिया ज्वाइन करेगा, वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करेगा, कॉल्ड अ कोटा सब्सक्रिप्शन, विच इज बेस्ड ऑन द कंट्रीज वेल्थ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। वो कितना करेगा, वो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? इट्स अ वेटेज एवरेज ऑफ जीडीपी 50%, जितनी आपकी जीडीपी होगी उसका 50% ले लिया। आप ओपननेस कितनी है, मतलब आपकी कंट्री में एलपीजी है कि नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं है, उसका 30% ले लेंगे। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है, इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके कितने पड़े हैं, जैसे इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है, एसडीआर अलग होता है और फॉरेक्स रिजर्व अलग होता है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व एग्जांपल अभी 585 के आसपास था, $585 बिलियन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसका 5% ले लिया, ठीक है। जीडीपी ऑफ अ मेंबर कंट्री इज मेजर्ड थ्रू द ब्लेंड ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट, मतलब जो जीडीपी मार्केट होती है और एक करंट एक्सचेंज रेट होती है, तो मार्केट जो एक्सचेंज रेट होती है उसका 60% लेते हैं एंड परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट 40%। तो ये इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये तय करते हैं कि इस कंट्री को इतना कोटा सब्सक्रिप्शन है। तो इंडिया का कोटा सब्सक्रिप्शन लगभग 3% के आसपास है, मतलब 2.5% से ज़्यादा है और 3% से थोड़ा सा कम है, तो इतना इंडिया का कोटा है। तो मतलब इंडिया जितना टोटल अमाउंट होगा उसका, जितना टोटल अमाउंट है उसका 2.5% ले सकती है, अपना जमा कराती है उतना, मतलब जैसे सब। चलो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में, ऐसे एग्जांपल देके आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट, नॉट ए करेंसी। द करेंसी वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड बाय समिंग द वैल्यूज इन यूएस डॉलर्स बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। एसडीआर बास्केट करेंसी, जो करेंसी वैल्यू होती है एसडीआर की, वो डिटरमाइंड बाय द समिंग वैल्यूज ऑफ यूएस डॉलर्स, मतलब सारे करेंसीज होती हैं उनको सम अप करके यूएस डॉलर्स में उसको रखा जाता है बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट। मार्केट में उस वक्त कितनी रेट चल रही है, जैसे एग्जांपल एक यूएस डॉलर की अभी रेट 80 चल रही है, तो उस हिसाब से तय करते हैं कि मार्केट एक्सचेंज रेट कितनी है। एसडीआर बास्केट करेंसी इंक्लूड्स द यूएस का डॉलर होता है, यूरोप होता है, जैपनीज येन होता है, पाउंड होता है, स्टर्लिंग एंड द चाइनीज रेनेबी इंक्लूडेड इन 2016। तो अब कितना हो गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि, या बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है क्या, कि एसडीआर बास्केट करेंसीज में कौन कौन सी कंट्रीज की करेंसी है। तो आपको याद रखना है, यूएस का डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड है, स्टर्लिंग है एंड चाइनीज रेनेबी है। पाउंड स्टर्लिंग एक ही है, ठीक है। तो यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, पाउंड हो गया एंड चाइनीज रेनेबी है। तो ये टोटल करेंसीज हैं। फिर एसडीआर करेंसी वैल्यूज कैलकुलेटेड डेली एक्सेप्ट ऑन आईएमएफ हॉलीडेज, डेली के हिसाब से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हॉलीडे होता है उस दिन, उसके हिसाब से ये लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। कोटाज आर डिनोमिनेटेड एक्सप्रेस इन एसडीआर, मतलब जिसका जितना कोटा होगा उसको एसडीआर बोल देंगे। मतलब आपका 2.5% कोटा है, तो मतलब आपका जो स्पेशल ड्राइंग राइट है वो 2.5% है। दिस इज हाउ इट shows। फिर मेंबर कंट्रीज वोटिंग पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर कोटाज, द अमाउंट ऑफ मनी दे कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशन। सपोज किया आपका 100 रुपीज आपने डोनेट किया है, डोनेट इन द सेंस ऑफ जमा करवाया है, रिजर्व में जमा करवाया है, तो ये 100 जो टोटल करेंसी है उसका 1% है सिर्फ, तो आपका वोटिंग राइट हो गया 1%। समझ में आई मेरी बात? आपने 100 रुपये जमा कराए, ये 100 रुपये टोटल उस 1000 रुपये के कितने परसेंट है, मान लो 10% है, तो आपका वोटिंग राइट 10% हो जाएगा। इसीलिए हमेशा वोटिंग राइट जो ज़्यादा होता है वो यूएस का वोटिंग राइट है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा करेंसी है, उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ज़्यादा रिजर्व में जमा करा रखा है, इसीलिए उनका आईएमएफ के अंदर ज़्यादा स्टेक है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फंड्स पे चल रही हैं, खास करके यूएस डॉलर्स पे, इसीलिए अमेरिका का स्टेक उन ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में
आपको मैंने बता ही दिया कि आईएमएफ का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है, बोथ चेयरमैन आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हेड ऑफ आईएमएफ स्टाफ, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड बाय वोटिंग एंड कंसेशनस। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 190 कंट्रीज हैं, इन्होंने चूज किया किसको, 24 जनों को। अब ये 24 जने मिलके वोटिंग से या आपस की सहमति से मिलके चूज करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है। 190 कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलके 24 जनों का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया और ये 24 जने मिलके वोटिंग से या कंसेशनस से आपस की सहमति से मिलके मैनेजिंग डायरेक्टर को चूज करेंगे, एमडी को चूज करेंगे, ठीक है। फिर व्हाट आर द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। मैंने क्या बताया, वो रिजर्व एसेट है, जब आपको जरूरत होगी। अच्छा, एक जानकारी आपको मैं देता हूं, भारत ने आज तक, इंडिया ने अभी तक IMF से एक बार भी मदद नहीं ली है। जो 90s में एक बार LPG रिफॉर्म के टाइम पे हमने ली थी, वो ली थी, उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है। क्योंकि IMF से जब मदद लेनी पड़ जाए तो आप समझ जाओ आपकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, आपकी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इसी कंडीशन पे IMF आपको पेमेंट देता है। और ये बड़ी आपको, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड दैट फ्रॉम इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 25 to 30 years इंडिया हैवंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम IMF, राइट। SDR is an international reserve asset created by the IMF in 1969 to supplement its member country official reserve. To date, total SDR है $660 billion, equivalent to $943 billion US dollar, ठीक है, have been allocated। मतलब इनके पास जो टोटल करेंसी है, हर तरह की करेंसी को मिला के, कौन कौन सी करेंसी बताई थी, चाइनीज रेनिबी, जापान का येन, US का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का पाउंड, इन सब को मिला के इन लोगों के पास $660 बिलियन पड़ा है टोटल। सब करेंसीज को कैलकुलेट प्लस माइनस करके मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो अकेले US डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो $943 बिलियन होता है। दिस इंक्लूड द लार्जेस्ट एवर एलोकेशन अबाउट SDR 456 बिलियन अप्रूव्ड ऑन अगस्त 2, 2022 ऑन अगस्त। आज भी 2 ही अगस्त है, मतलब आज से 2 साल पहले इन लोगों ने टोटल एलोकेशन जो किया था वो $456 बिलियन का एलोकेशन उसको अप्रूव कर दिया था। दिस वाज टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म ग्लोबल नीड फॉर रिजर्व एंड हेल्प कंट्रीज टू कोप अप विद द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट। आपको याद होगा बहुत सारे कंट्रीज के पास बेल आउट पैकेजेस नहीं थे। कोविड-19 के टाइम पे ही प्राइम मिनिस्टर ने एक नया वर्ड कॉइन किया था, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस। तो कहने का मतलब जिन कंट्रीज़ के पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका ध्वस्त हो गया था पूरी दुनिया में, आपको याद होगा कोविड जब आया था तो पूरी दुनिया का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े से बड़ा यूरोपियन यूनियन का जिनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मेडिकल, उन तक का ध्वस्त हो गया था। तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो IMF हैज़ हेल्प देम एट दैट टाइम, बेल आउट पैकेजेस दिए थे हर कंट्री को। The value of SDR, India haven't taken that. The value of SDR is based on the basket of 5 currencies: US dollar, euro, Chinese renminbi, Japanese yen, and British pound sterling. Already told you, SDR basket is reviewed after every 5 years. जैसे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो ऐसे हर 5 साल में ये जो स्पेशल राइट्स का बास्केट है उसको रिव्यू किया जाता है कि किसी और करेंसी को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, या क्या चीज़ें हमको जो पैरामीटर्स हैं चेंज करने हैं, कितना कोटा होना चाहिए, कितना पूल्ड कोटा होना चाहिए, वो सारा ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब कौन से कंट्री, एक इस तरह का एक IMF ने सेटअप बना दिया। ये कोई फंड नहीं है, ठीक है, मतलब इस तरह से इन्होंने एक इस तरह का रिजर्व बना दिया, जब जिस कंट्री को ज़रूरत होगी, जिसका जितना कोटा होगा उसके हिसाब से उस कंट्री को उस वक्त मदद मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। फिर SDR एलोकेशन कोविड-19 वैक्सीन, द एलोकेशन ऑफ द SDR, द IMF एलोकेट SDR, अ कंट्री A रिसीव्स एन अमाउंट इन प्रोपोर्शन टू द शेयर ऑफ IMF। मान लो सपोज करो कोई भी कंट्री ले लो, पाकिस्तान ले लो, भूखमरे यही हैं, ठीक है, तो इनको जितना इनका कोटा है कि भी नहीं, ये भी बड़ा डाउट है। तो ठीक है, अनदर, ठीक है, तो इन कंट्री को मान लो इनको पैसे की जरूरत पड़ी कोविड-19 के टाइम पे, तो इनका कितना कोटा होगा इसके हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। फिर सेकंड स्टेप है ट्रेड SDR फॉर करेंसी, द कंट्री A कैन एक्सचेंज इट्स SDR विद द कंट्री B फॉर फॉरेन करेंसी रिजर्व। मान लो इनकी करेंसी खराब हो गई और इनके पास, इन्होंने वहां से SDR से पैसा उठा लिया और फिर अब ये ट्रेड करना चाहते हैं
डॉलर के साथ। तो इन्होंने कहा कि देखो जी हमारे पास इतना पैसा था, इसको आप आज की रेट के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट कर लो, जितना पैसा बनता है उसके हिसाब से हमें सामान दे दो। तो ये इस तरह से काम होता है। फिर स्टेप 3, एक्वायर द वैक्सीन, फिर उस हिसाब से उनको डॉलर में पेमेंट किया और वैक्सीन ले ली। फिर नाउ व्हाट इज IMF एंड इंडिया एंड व्हाट इज द सिनेरियो। देखो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF. International regulation by IMF in the field of money has certainly contributed towards the expansion of international trade. India that has to extent benefited from the fruitful results. देखो इंडिया, ये जो आज इंडिया के अंदर आप चेंज देख रहे हो, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, ये IMF का ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था 90s के अंदर। जब फाइनेंशियल मतलब 2 ही महीने का हमारे पास पैसा बच गया था, तब IMF ने पैसा देने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको अपनी इकोनॉमिक डोर्स खोलने पड़ेंगे, आपको अपनी मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, आपको LPG रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। जैसे LPG रिफॉर्म आया, आज देखो हिंदुस्तान में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, टोयोटा हो गया, डेल हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज देख लो, नेस्ले देख लो, खाने पीने से रिलेटेड चेन्स देख लो, मतलब आज हर प्राइवेट कंपनी है इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आज इंडिया यहाँ तक पहुँचा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कल को हम को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका? FDI का। और FDI कहाँ से आया? LPG से। LPG कहाँ से आया? IMF से। सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट कैसे ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, विल डिस्कस इन डिटेल कि दैट हाउ इट ऑल हैपेंड। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि कैसे इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था और इंडिया में कितने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स आए हैं IMF के साथ जुड़ने के बाद और IMF की जो पॉलिसीज़ थी उनको अडॉप्ट करने के बाद। तो हम अभी सिनेरियोज देखते हैं कि कैसे मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अभी 2023 तक क्या हमने रोड्स देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं with respect to IMF. So the post-partition period, India had a serious balance of payment deficit, particularly with the dollar and other hard currency. It was IMF that came to rescue. मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में इंडिया की जो इंडिया के पास ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट था, हमारे पास डॉलर्स नहीं थे इतने ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त हमारा फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व होता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो हमेशा उस बड़ा टफ टाइम था, तो उस टाइम पे हमेशा IMF आया हमको मदद करने के लिए। द फंड ग्रांटेड इंडिया लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अराउजिंग द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 एंड 71। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ था 1960, आपको पता है उस वक्त तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी नहीं था, तो फर्स्ट वॉर के टाइम की बात है, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, गेहूं खरीदने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, मतलब बड़ी भुखमरी आ गई थी, हालत ख़राब थे, वेपन्स नहीं थे अच्छे, मतलब तो ऐसे वक्त में जब इकॉनमी भी अच्छी नहीं कर रही है, फिर आपके वॉर्स भी चल रहे हैं 2 फ्रंट पे, चाइना के साथ अलग, पाकिस्तान के साथ अलग, फिर 71। तो ये जो पूरा दशक था 1960 से लेकर 70 वाला, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक दशक था इंडिया के लिए। तो ऐसे एकदम जिसे कहते हैं ज़रूरत के टाइम पे भी हमेशा IMF ने हमें मदद की है। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ IMF टू अप टू March 31 टू in 1971, इंडिया परचेज फॉरेन currencies of valued 817 करोड़ from the IMF and the same have been fully repaid. अरे ये अच्छी चीज़ है इंडिया की, जितना लिया ये, it's not like about Pakistan and all other countries, those who take and you know they never learn to repay the back. So India has taken from 1970 मतलब till 1971 we have taken 817 crores. ज़रूरत पड़ी हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने की, क्यों? क्योंकि इस वक्त क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि इस वक्त आप जो है आपकी इकॉनमी क्लोज है। इकॉनमी कब खुलेगी? 1990 के दशक के बाद में। और देखो 1990 के बाद में आज तक 1 रुपया भी हमने नहीं लिया है। तो इस वक्त अभी तक 817 करोड़ रुपए ले चुके थे पाउंड के साथ डील करने के लिए, डॉलर के साथ डील करने के लिए, जापानीज येन के साथ डील करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सिंस 1970 द असिस्टेंस इंडिया एज द मेंबर कंट्री ऑफ द IMF कैन ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बीन इंक्रीज थ्रू द सेटिंग ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट सर्टेन क्रिएटेड इन 1969। SDR क्रिएटेड हो गया था 1969 में। उसके बाद इंडिया और अच्छे से मदद ले सकता था अपने कोटा के अकॉर्डिंग, बट इस वक्त कोटा था कहाँ? इंडिया के पास खुद के पास पैसा कहाँ था इस वक्त? बट स्टिल जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा मिल सकता था, क्योंकि अब जो पैसा दे रहे हैं वो कोटा बेस पे दे रहे हैं। इंडिया हैड टू बोरो फंड फ्रॉम द वेक टू स्टे प्राइस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट फूड फ्यूल फर्टिलाइजर्स। मैंने आपको हमेशा बताया प्राइसेस 90% जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो राइज होती हैं वो फ्यूल की वजह से होती हैं। फ्यूल की वजह से जब चीज़ें महंगी होती तो ऑटोमेटिक फूड हो जाता है, फूड महंगा होता है, फर्टिलाइजर भी महंगा हो जाएगा। तो इंडिया को जितना भी पैसा ज़रूरत पड़ रही थी वो इंपोर्ट, जो बाहर से सामान खरीद रहे थे, वेदर इट इज़ फूड्स, वेदर इट इज़ फर्टिलाइजर्स, वेदर इट इज़ फ्यूल,
फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, 3 Fs, इन चीज़ों के लिए भारत को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए IMF से मदद ले रहा था। फिर उसके बाद 1981 इंडिया वॉज गिवन ए मैसिव लोन ऑफ 5,000 करोड़ टू ओवरकम द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द परसिस्टेंट डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे ही हमारा जो है 5,000 करोड़ हमको उस वक्त ज़रूरत पड़ी थी। देखो, 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज़ फिस्कल डेफिसिट, इतना ज़्यादा बढ़ गया था सरकार का खर्च। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कहने का मतलब इनकम तो होती है कम और खर्चा होता है ज़्यादा, स्पेंडिंग होती है ज़्यादा। इसको क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था इंडिया के साथ, इनकम थी कम, स्पेंडिंग हो रहा था ज़्यादा, तो सरकार फिस्कल डेफिसिट में चली गई, ठीक है। व्हाट इज अर्निंग? इट वॉज स्पेंडिंग लेस देन दैट, मोर देन दैट, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया वांटेड अ लार्ज फॉरेन कैपिटल फॉर दर वेरियस रिवर प्रोजेक्ट्स। आपको पता होगा कैसे हमने डिफरेंट टाइप पे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लोन लिया है, लैंड रिकलेमेशन स्कीम्स, ठीक है। इसी वक्त आपको याद होगा लैंड रिफॉर्म्स भी इसी दशक में आए थे, चल ही रहे थे ना लैंड रिफॉर्म्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों को पीसफुली सेटल करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पे भी फिर मदद की। इंडिया हैज़ अवेल्ड द सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट टू IMF फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन दिस वे इंडिया हैज़ हैडेड द बेनिफिट ऑफ इंडिया स्क्रूटनी एंड एडवाइस। अच्छा, इसी तरीके से इंडिया ने, मतलब इंडिया हैज़ अवेल्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ द IMF, मतलब इंडिया ने जो IMF की स्पेशल सर्विसेज थी उनको अपनाया, इसीलिए इंडिया को फिर बाद में फ़ायदा हुआ। द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इंडिया हैविंग गॉन अटरली आउट ऑफ गियर ऑन द अकाउंट ऑयल प्राइसेस एस्केलेशन ऑफ अक्टूबर 19। ये जब गल्फ में वॉर चल रहा था उसके बाद इंडिया के हाथ से चीज़ें निकल गई थी, इसी के बाद हालत ख़राब हो गई थी यहीं पे। और पूरी दुनिया की, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की भी खास करके, ये जो टाइम था 1973 से लेके 1980 तक का, जब गल्फ ऑयल वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा क्राइसिस का टाइम यही था। तो इंडिया भी फेल हो गया था उस वक्त, तो इसीलिए इंडिया ने फिर मदद ली। फिर यही कहानी जो मैं आपको बताता हूँ, 1990 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो फॉर द 2 वीक्स इम्पोर्ट अगेंस्ट द जर्नली एक्सेप्टेड सेफ मिनिमम रिजर्व फॉर 3 मंथ्स इक्वली। कहने का मतलब है आपके पास 3 महीने जितने फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए, और इंडिया की ये हालत हो गई थी कि सिर्फ 2 ही सप्ताह के फॉरेक्स रिजर्व बचे थे। इंडिया फेल हो जाता इकोनॉमी के मामले में। तो टाइम रहते उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने IMF के साथ समझौता कर लिया और हमने लागू कर दी LPG स्कीम, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इंडिया की तकदीर बदल के रह गई, खास करके इकोनॉमी के मामले में, और उसी का नतीजा है दैट इंडिया इज आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। The government of India's immediate response was to secure an emergency law for 2.2 billion from the International Monetary Fund by pledging 67 ton of Indian gold reserve collateral security। मतलब उस वक्त हमें 2.2 बिलियन की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कैसे दिए? हमारा 67 मिलियन टन सोना इन लोगों ने रखा था और उसके बदले हमें $2 बिलियन दिए थे। बाद में हमने ये सोना भी वापस छुड़वा लिया था। द इंडिया प्रॉमिस्ड IMF टू लॉन्च सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इंडिया को पैसा कब मिला? जब इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जो है सेवरल रिफॉर्म्स जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर लेके आएंगे। कौन कौन से? लाइक डिवोल्यूशन ऑफ द इंडियन करेंसी, मतलब इंडिया की करेंसी भी डिवेल्युएट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। रिडक्शन इन द बजटरी एंड फिस्कल डेफिसिट, फालतू में सरकार जो उधर उधर का पैसा वेस्ट करती थी वो नहीं करेगी अब। दूसरी बात, फिस्कल प्रूडेंस लेके आएंगे, ठीक है, एक बजट मैनेजमेंट होगा, ये नहीं कि आंख बंद करके जो है सोशलिस्ट स्कीम्स लॉन्च कर दी और लास्ट में सरकार जो है वो फिस्कल डेफिसिट में चली जाए। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन कौन से किए? लाइक डिवोल्यूशन ऑफ द इंडियन करेंसी, रिडक्शन इन द बजटरी एंड फिस्कल कट इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कट किया, सब्सिडी को कट किया, क्योंकि IMF को सबसे ज़्यादा शिकायत थी, जैसे आज भी शिकायत है WTO को कि हम MSP 23 क्रॉप्स पे देते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडियन फार्मर्स को, तो इनको लगता है कि हम लोग जो हैं वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये शिकायत इन लोगों की अभी भी है, तो दिस वाज द मेन रीजन। फिर उसके बाद में ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए, बैंकिंग रिफॉर्म्स लेके आए, फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए, फिर प्राइवेटाइजेशन किया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का LPG जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने की। ये आप आंसर में लिख सकते हो कि इंडिया प्रॉमिस IMF टू लॉन्च द सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। कौन कौन से? लाइक डिवोल्यूशन ऑफ द इंडियन करेंसी, रिडक्शन इन द बजटरी एंड फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद में आपका जो फालतू का जो पैसा था उसको कट किया। दूसरी बात,
इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, बाहर की कंट्रीज को भी आप उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी बनाई, जो ये लाइसेंस राज था उसको खत्म किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ताकि बाहर की कंपनीज आके इजीली सेटअप कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइसेंस राज खत्म किया, इस तरह की ट्रेड पॉलिसी बनाई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप जो देखते हो, रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो आप देखते हो, हर शहर में एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वो इसी फॉर्म का नतीजा था, एलपीजी का ही नतीजा था, जो आज ये रिको इंडस्ट्रियल। प्राइवेटाइजेशन आपने देखा होगा, हमने अलग अलग कंपनीज को, ये जो जितनी भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, आप रिलायंस वगैरह देखते हो, ये उसी टाइम पे ग्रो हुई हैं। कंपनीज तो पहले से थी, पर इतना इनका, बिरलास वगैरह, ये सब उसी टाइम पे ग्रो हुए हैं अचानक से। फिर द फॉरेन रिजर्व स्टार्ट पिकिंग अप विद ऑनसॉट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लगा। एक ज़माने में कितना था, $50 बिलियन से शुरुआत की थी, बढ़ते 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 आज हो गया $580 बिलियन। एक बार बीच में कोविड के टाइम पे $600 बिलियन पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि हम ऑयल नहीं खरीद रहे थे कहीं से भी, क्योंकि ऑयल का कंजप्शन ही नहीं था। कोरोना टाइम में सब लोग लॉकडाउन में थे, तो उस वक्त $600 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पहुंच गया था। फिर उसके बाद इंडिया इज ऑक्यूपाइड ए स्पेशल प्लेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आज इंडिया के बंदे जो हैं, इंडिया के जो द ऑफिसर्स ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड बैंक। आज आईएमएफ में भी हमारे गवर्नर्स बैठते हैं। तो कहने का मतलब है, उस पॉलिसी के बाद आज इंडिया का भी अच्छा जो स्टेक बढ़ा है। इंडिया हैज नॉट टेकिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द आईएमएफ सिंस 1993, ऑलरेडी टोल्ड यू। 1993 के इस रिफॉर्म के बाद आज तक आईएमएफ से इंडिया ने कोई भी बेल आउट पैकेज नहीं लिया है। किसी भी कंट्री के पास क्या था, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है वो 2 से 3 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए। इंडिया के पास 2 वीक का हो गया था, इसी के लिए इंडिया को प्रॉब्लम हुई थी। आज इंडिया के पास ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये पहुंच के लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच का हो गया। आज इंडिया की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज इकोनॉमी के लेवल पे हम लोग इनके साथ, मतलब टाइम के साथ हम लोग ग्रो किए हैं। फिर उसके बाद रिपेमेंट्स ऑफ ऑल लोन्स टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर कंप्लीटेड। 2000 तक, मतलब जितने भी लोन लिए थे वो सारे दे दिए थे। फाइनेंस मिनिस्टर वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ का, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी दोनों में पूछ सकता है कि इंडिया की तरफ से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो आपको हमेशा बोलना है आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर, और आरबीआई गवर्नर इज द अल्टरनेट गवर्नर टू द, मतलब अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा तो आरबीआई जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया का करंट कोटा आईएमएफ का है 2.44%, मतलब इतना $1 बिलियन है। 13 लार्जेस्ट कोटा है इंडिया का, मतलब 190 कंट्रीज में से आज हम 13वें नंबर पे आ गए। एक ज़माने में हमारी हालत 150 से भी बाहर थी, और आज वी हैव कम इन द 2 डिजिट, अर्लियर वी वर इन द 3 डिजिट। अपकमिंग ईयर्स 5 to 10 इंडिया इज गोइंग टू कम इन सिंगल डिजिट रैंक, राइट। फिर उसके बाद हाउएवर बेस्ड ऑन वोटिंग शेयर, इंडिया टुगेदर विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका इज रैंक्ड 17 इन द लिस्ट ऑफ 24। दिस इज नॉट important from your exam point of view. Now what is the criticism of IMF? This is one of the most important. हमेशा बड़ी कंट्रीज पे आरोप लगता है कि ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने हाईजैक करके रखा है किसको, आईएमएफ को। इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसे आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ वीटो पावर 5 ही कंट्रीज के पास है। तो इधर हो क्या रहा है आईएमएफ में, जो एसडीआर की मैंने जो एक बात बताई थी आपको कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, लगभग 30 से 40% तो अकेले यूएस के पास ही हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बची नहीं। उसके बाद बाकी जो 5 कंट्रीज और हैं जिनकी करेंसी है 20-30% इनके मान लो, फिर बाकी टोटल 60-70% यही हो गए। बाकी पूरी दुनिया जो 190 कंट्रीज है उनको देख लो, उनके पास सिर्फ 30% है। तो कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है, ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म क्या है, आईएमएफ गवर्नेंस इन द एरिया ऑफ contention for decades. Europe and the United States have guaranteed to help them. IMF, European Union, the World Bank to an American. The situation leaves little hope for ascending emerging economies despite the modest change in 2015. The largest IM voting share is with the यूरोप एंड यूएसए। वही बात आ गई मोटा मोटी निकल के कि इतने चेंजेस के बाद भी 2015 में इतने चेंजेस किया था, उसके बाद भी आज भी लार्जेस्ट शेयर जो है वो यूरोपियन यूनियन के पास, यूरोप के पास या इनके पास यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। गवर्नेंस के अंदर खास करके इनको चेंज करने की जरूरत है। फिर कंडीशंस प्लेस्ड ऑन द लोन्स आर टू इंट्रूसिव, मतलब जो आईएमएफ
जिस कंडीशंस पे लोन देता है दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल, तो दे हैव टू नॉर्म्स जो हैं उनको ईजी करना पड़ेगा, सो दैट द डेवलपिंग कंट्रीज और द मिडिल इनकम ग्रुप्स और द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज दे कैन ऑल्सो टेक द हेल्प आउट ऑफ IMF। ठीक है, compromise the economic political sovereignty receiving countries conditionally refer more forceful condition often turn the loan into the policy tool। मतलब लोन देने की बजाय उनकी पॉलिसी चेंज करवा देते हैं। ये इनका काम ही ये था कि ये क्या करते हैं, IMF का काम ही क्या था, क्या बोला था, ये बेसिकली काम करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक है, दिस इंक्लूड द फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चरल उसी का पार्ट है। दिस इंक्लूड द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग सच इश्यूज बैंकिंग रेगुलेशन गवर्नेंस डेफिसिट पेंशन पॉलिसी। मेनी ऑफ दीज चेंजेस सिंपली पॉलिटिकली इम्पॉसिबल टू अचीव बिकॉज दे कुड कोच मच डोमेस्टिक अपोजिशन। होता क्या है कि मान लो अगर बाहर से लोन लेना है, किसी कंट्री ने अगर चेंज किया तो डोमेस्टिक अपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आम सिटीजन्स को इतनी टेक्निकलिटीज़ पता नहीं है। अगर आप उनके हिसाब से अपनी पॉलिसी को चेंज करोगे, अरे पैसा देना है तुम दो यार टाइम पे, वी विल पे यू बैक, बट इतने ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करा के दोगे तो कंट्री के अंदर कई बार जो है वो तख्ता पलट हो जाता है। बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हमने ये चीज़ देखी हुई है, कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद IMF इम्पोज द पॉलिसीज ऑफ ऑन कंट्रीज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। मतलब विदाउट उनकी पर्सनल स्थितियों को देखे बिना, उनको जानते नहीं है लेकिन ये अपनी चीज़ें थोपते हैं कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इस तरह से पॉलिसी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, दैट ब्ला ब्ला, उसके हिसाब से आपको फिर पैसा मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहने का मतलब है आप आंसर को क्या लिखना है, ये सब चीज़ें तो आंसर में आपको लिखना है कि इस तरह का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा जिसको फुलफिल करके सबको जो है लोन मिल सके, ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकें या डेवलपिंग कंट्रीज। हमें लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या मिडिल इनकम या लो डेवलप्ड कंट्रीज, इन सबको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब है जो कंडीशंस प्लेस होती हैं लोन को, उसको एक तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड जो है प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा सबके लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जो दुनिया की बड़ी कंट्रीज हैं जिनका स्टेक है, उस स्टेक को इस तरह से सेटल करना पड़ेगा कि बाकी जो है वो एक तरफ ऐसा तराजू जो होता है वो बराबर ही अच्छा लगता है ना, ऐसे एकदम जैसे मान लो US डॉलर और ये सब तो 5 तो इधर है, ये तो ऊपर है, और बाकी जो कंट्रीज हैं 180 185 कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज इधर हैं, ये इधर है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितना बढ़ गया। ऐसे में होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाता है कि दिस इज नॉट द क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, दे आर बाइज्ड नेचर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ IMF रिफॉर्म्स, मतलब IMF को क्या क्या रिफॉर्म्स करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, विल टॉक अबाउट दैट IMF को कौन कौन से रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ठीक है, फिर ये लास्ट देखते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ IMF रिफॉर्म्स, कि मतलब IMF में क्यों रिफॉर्म की जरूरत है और क्या जरूरत है, कौन कौन सी चीज़ों को लेके रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब देखो, आपको मैंने क्या बोला था, इंडिया का जो पहले कोटा था कितना था, 2.44%, इतना कोटा था। अब इंडिया का विद द इंक्रीज ऑफ इंडिया शेयर, मतलब ये जो एक 14वीं मीटिंग हुई है जनरल रिव्यू कोटा 2010 में, टोटल कोटा हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम SDR 13,114 मिलियन फ्रॉम 520 मिलियन। मतलब कहने का मतलब अब हिंदुस्तान का जो है वो अभी जो इन टर्म्स ऑफ मिलियन की बात करें तो 5,821 मिलियन डॉलर की इनके पास है। तो कहने का मतलब है जब इतना बढ़ गया तो पहले इंडिया कौन से पोजीशन पे था, 13th पे था, और अब सिंगल डिजिट में आ गया है, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग इन द IMF। क्यों? क्योंकि 2.44 से बढ़ के 2.75 पे हम आ गए हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है इसके अंदर चीज़ों को चेंज करने की। देखो होता क्या है कि अभी जो है IMF के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो US का है। ठीक है, कैसे US का है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते आप। अगर कोई मेंबर कंट्रीज हैं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए 85% स्टेक होना ज़रूरी है, या रिफॉर्म लाने के लिए 85% वोटिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एनी रिफॉर्म इन द करंट कोटा सिस्टम, मोर देन 85% ऑफ द टोटल वोट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन। ठीक है, द 85% वोट डज नॉट कवर 85% कंट्री। मतलब देखो 85% वोट की जरूरत है, लेकिन इस 85% में 85% कंट्रीज भी नहीं आती हैं, इकलौती। मतलब आप ये देखो इस 85% में से 17% इकलौता US का है। तो विदाउट US की
मतलब उसको हाँ भरे बिना, या जिसको कहते हैं इनको राजी किए बिना कोई रिफॉर्म हो नहीं सकता। तो इकलौता इनको इतना पावर देना जिस वजह से जो है इट इज इम्पॉसिबल टू रिफॉर्म द कोटा विदाउट द कंसेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। सोचो इनके पास इतना है, फिर चाइना है, इन लोगों को आप मिला लोगे तो 50 to 60% हो जाता है सारा। बाकी जो 170 से 175 कंट्रीज बचती हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जबकि क्या बोला, इतना बड़ा लाइन बोला इसने, क्या कि 85% वोटिंग के लिए 85% कंट्री भी नहीं है उनके अंदर। इन्हीं कंट्रीज के पास इतना कोटा सिस्टम रखा हुआ है। दूसरी चीज, इस चीज को ओवरकम करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ताकत को कम करने के लिए ब्रिक्स जो हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने क्या किया, इसको काउंटर करने के लिए एक अपना ब्रिक्स बैंक खोला। क्यों? क्योंकि ये कंट्री भी पूरी दुनिया की 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये दुनिया की वर्ल्ड की 1/5 ऑफ द टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी है। इनकी जीडीपी इतनी है। फिर 2/5 इनकी इतनी पॉपुलेशन, आप देख लो, दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया और चाइना तो इसी में आ गए, फिर ब्राजील आ गया, फिर रशिया आ गया, फिर साउथ अफ्रीका आ गया। तो इसीलिए इन लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए ये वाला आईएमएफ खोला है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो ऑब्वियसली जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है तो आदमी ऑप्शन बी की तरफ भागता है। तो इन्होंने इसको काउंटर करने के लिए अपना एक ब्रिक्स बैंक बना लिया। तो कहने का मतलब है रिफॉर्म करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा यहाँ है कि आपको इस तरह का एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के का भी ही इंपॉर्टेंस हो, स्टेक उतना ही हो एज़ कम्पेयर टू उतना यूएस के जितना भी नहीं हो, तो बट एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कहाँ 17% और कहाँ 2%, यू कैन सी इतना स्टेक है इन लोगों का। ठीक है, तो दिस इज ऑल टू रिफॉर्म। और दूसरी बात, ये जो 15th जर्नल कोटा रिव्यू कमेटी हुई है, इसके अंदर दूसरी चीज़ होता क्या है कि हर बार ये गवर्नर्स आके मीट करते हैं रेगुलरली, टाइम पे इनकी मीटिंग होती है। दिस सिट फॉर सम एजेंडा, दे डिस्कस दैट एजेंडा इन द मीटिंग, और उसके बाद रिफॉर्म्स नहीं करते हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट डील में हुआ था, इन्होंने बोला था कि भाई इतना इतना फंड देंगे, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, और अभी तक वो फंड जो है वो रिलीज नहीं हुआ। तो दिस ऑल वॉट एवर यू हैव डिस्कस इन द मीटिंग यू हैव टू प्रैक्टिकली implement on the ground also, until unless the credibility of these organization will not be seen as a important, right? तो ये सारी चीजें हैं, important हैं। बाकी this is all about the factual data, this is not important from the exam point of view. You have to discuss the reforms के अंदर एक तो IMF वाला पॉइंट, फिर एक इंडिया का 2.44 से इंक्रीज होके जो कोटा है वो 2.75 इंक्रीज हो गया है। फिर दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, 85% वाला जो केस है आप वो डिस्कस कर सकते हो। फिर आप ये कह सकते हो कि जितनी भी ये जो मीटिंग्स होती हैं इनके अंदर अगर कोई गाइडलाइंस बनती है या कोई रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होती है तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का काम है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, इन्हीं का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक है, इनका डोमिनेंस है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज IMF। ठीक है, टिल देन आप रिवाइज करते रहिए, जो चीज़ नहीं समझ में आई एक बार दोबारा देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।